फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो ये आपका साइंस की टीचिंग मेथड संबंधी ये टेस्ट नंबर आपका 2 है। अगर इससे पहले नहीं देखा है, जो प्रीवियस का कराया मैंने इससे पहले, तो आपको देखना चाहिए। उसमें करीबन 20 क्वेश्चन है, वो प्रीवियस पूछे वो क्वेश्चन है, सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा लेते हो, ये बाकी मान लो आपकी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 131 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसे करके सीखने के सिद्धांत पर, या देख कर सीखना, रट कर सीखना, या अंतःप्रज्ञा से सीखना। तो हम जानते हैं जो प्रयोगशाला विधि है उसमें बच्चा करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखना कि रीट 2018, ठीक है, लेवल 2 में ये क्वेश्चन बना था। क्या बना था कि अंतर्ज्ञान के नाम से शायद शब्द था वो, और ये अंतःप्रज्ञा कह देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो आपकी जीन प्याजे हैं, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उनकी जो स्टेज नंबर 2 है, ठीक है, उन्होंने 4 स्टेज दी थी, तो स्टेज नंबर 2 है, वो आपकी प्री ऑपरेशनल से संबंधित है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा था आपने, अगर पढ़ रखा है। एक तो प्री कॉन्सेप्चुलेशन, या शायद ऐसे ही कहते हैं, प्री कॉन्सेप्चुलेशन। ठीक है, और एक थी आपकी इंटूटिव। ठीक है, तो ये जो इंटूटिव है, जो 4 से 7 वर्ष है ना, वो इसे ही बोलते हैं अंतःप्रज्ञा को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैंने लिंक किया है कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस। ठीक है, अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। आप जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे श्रव्य दृश्य है यहाँ पे, तो इनसे संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है ये बताना है। तैयारी का सिद्धांत, प्रस्तुति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या अवलोकन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो आपके कह सकते हैं टीचिंग एड्स के सिद्धांत है, यानी ये उससे जैसे तैयारी का है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट का, फिर सिलेक्शन का। लेकिन अवलोकन है वो आपका इस सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। कैसे? टीचिंग एड्स से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से शिक्षक का कौन सा कार्य नहीं है। जैसे नियोजन, जैसे प्लानिंग बोलते हैं, निर्देशन गाइडेंस बोलते हैं, बजट बनाना। ठीक है, और आपका लास्ट ऑप्शन है परामर्श देना, यानी काउंसलिंग करना। तो हम कह सकते हैं कि जो बजट बनाना है वो एक शिक्षक का कार्य नहीं है। ठीक है, यह शिक्षक का कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो बजट बनाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं कुछ लिंक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि अभी ये 2018 की रीट हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन बना था जो आपके आरटी एक्ट में ही आता है। वो धारा नंबर शायद 28 होगा। ठीक है, 28 है धारा नंबर। उसमें क्या बताया था कि जो प्राइवेट ट्यूशन के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, यानी जो गवर्नमेंट टीचर होता है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता है, और ना वो फोर्स कर सकता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन बना था। और इतनी बात कर ली है तो अब बजट की बात आ गई, तो एक और धारा याद रख लेना, 27 नंबर। इसमें शिक्षक के जो किस में ड्यूटी लगाई जा सकती है, उससे संबंधित या दायित्व या उद्देश्य क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है क्वेश्चन। वो बना भी है, जैसे कि शिक्षक की ड्यूटी कहाँ पे लगाई जा सकती है, इससे संबंधित है कि इलेक्शन ड्यूटी में लगाई जा सकती है। ठीक है, और आपके रेस्क्यू, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। रेस्क्यू मतलब आपदा राहत में लगा सकते हैं। और एक आती है आपकी सेंसस जिसे बोलते हैं आप, जनगणना, तो उसमें ड्यूटी लगा सकते, इन तीनों में लगा सकते हैं। बाकी अलावत ना आपने सुन रखा होगा, पल्स पोलियो हुआ, इन कार्यक्रमों में आपको ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, न बजट बनाने में। तो ये मैं लिंक कर रहा हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो बना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर है कि NCF 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने NCF पढ़ रखा हुआ, उसकी फुल फॉर्म वगैरह बहुत कुछ पढ़ रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि NCF की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसके द्वारा बनाया गया। जैसे NCERT के द्वारा, और ये लिखा है NUEPA के द्वारा, और एक है आपकी NIE के द्वारा, या एक है NCTE के द्वारा, और ये आपकी NCERT हो ही गया था। ठीक है, तो अब बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका NCERT के द्वारा बनाया गया था, NCERT। ठीक है, और अब देखोगे इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना, ये सभी संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इसमें सभी को बता देता हूँ। देखो इसका मतलब होता है नेशनल काउंसलिंग, और फिर होता है ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय
राष्ट्रीय शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण और काउंसलिंग से बनता है परिषद, ऐसा बनता है इसका क्या बोलते हैं हिंदी, ठीक है। कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात किसकी करें तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया एनसीईआरटी हो जाएगा। इसकी स्थापना और ध्यान रखना 1961, ये भी पूछी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये रीट में पूछी गई, विभिन्न परीक्षा होती है शिक्षक की उनमें पूछा गया है। अब एनसीईटी क्या होती है, एनसीईटी ये वो ही एनसीईटी है जिसने बीएड जिन्होंने बीएड कर रखी है वो लेवल फर्स्ट में पेपर दे सकते हैं, तो ये वही एनसीईटी है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये देख लो, इसे बोलते हैं इंग्लिश इसकी होगी नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसे बोल सकते हैं हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो देखो इसमें ऐसे याद रखना है आपको कि इसकी स्थापना हुई थी 1995 17 अगस्त 1995, लेकिन इसका 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ, उसके अकॉर्डिंग हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और क्या बचता है आपका NIEA, तो इसे ध्यान रखना, इसे बोल सकते हैं हम NIE यानी नेशनल, और आई से बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी ये पत्रकारों से संबंधित होती है, तो इसे ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है। अब इसे देख लो न्यूपा, यानी ऐसे बोल सकते हैं न्यूपा इसे ऐसे कर लो यार, चलो NUEPA, देखो इसकी फुल फॉर्म देखना, एन से क्या बनेगा आपका, एन से बनेगा नेशनल, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बनेगा यू से यूनिवर्सिटी, ई से एजुकेशनल, पी से क्या बनेगा, पी से बनेगा प्लानिंग, और ए से एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये विश्वविद्यालय से संबंधित होती है। तो इसका नाम सुन लो एक बार बस, जो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक, फिर उसके बाद प्लानिंग है तो योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी तो ज़्यादातर मुझे डेट भी नहीं मालूम है, तो इसका इतना ही मालूम है तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 135 नंबर, किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है, किसके द्वारा की गई है? जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जैसे POA बोलते हैं 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 136 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य, जैसे इसे बोलते हैं RCEM, ठीक है, RCM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ये बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण या सत्यापित, तो इसका राइट आंसर होगा सत्यापित। देखो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म देख लो, ये RCEM ये आपकी कह सकते हैं R से बन जाएगा आपका, पहले फुल फॉर्म देख लो, रीजनल, और C से कॉलेज, और एजुकेशन, और जैसे मैसूर बोलते हैं ना, तो मैसूर स्पेलिंग बनती है इसकी, तो मैसूर कर लेते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, अपने भारत के कर्नाटक राज्य में। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य देखा जाए तो ना ऐसे हम बोलते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ना, शैक्षिक उद्देश्य, तो ये शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का कार्य करता है, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब आपने बीएड की होगी, बीएड, ठीक है, तो वहाँ पर सेकंड ईयर में चलता था ये RCEM, ठीक है। तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137 नंबर के, प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो ये रीट 2018 में भी पूछ लिया गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें पूछे थे, शायद मैंने ये क्वेश्चन करा भी रखा है, कि उसमें ये पूछा था अगर निम्न में से कौन सा जो नील पत्र से संबंधित नहीं है, तो उसमें प्रश्न पत्र था ऑप्शन, उसमें जैसे प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, भारांक दिया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था शिक्षक द्वारा निर्मित कोई उपकरण था, तो वही राइट आंसर माना था, यानी शिक्षक निर्मित कोई भी सामग्री उसमें उपयोग नहीं की जाती मैं कह रहा हूँ नील पत्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या था कि जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। जैसे उद्देश्यों का वार, शिक्षण विधि को वार, या प्रश्नों के प्रकारों का वार, या विषय वस्तु को वार। तो देखो ये उद्देश्यों का बिल्कुल होता है जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और प्रश्नों के बिल्कुल प्रकार होते हैं उसमें, जैसे वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरातम, अति लघुत्तरा, कितने कितने नंबर के रखने वो सभी होता है। और विषय वस्तु का वार बिल्कुल होता है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं। तो शिक्षण विधियों का भार नहीं होता है यहाँ पर, इसमें शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप इसे कॉमन सेंस से लगा सकते थे कि उद्देश्य भी होते हैं, उसके अंदर प्रश्नों के प्रकार भी होते हैं, विषय वस्तुता जिसे वस्तुनिष्ठता भी बोलते हैं तो वो भी उसके अंदर आ जाती है, जैसे वो कंटेंट बोलते हैं जो विषय वस्तु होते हैं, लेकिन शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का प्रतिपादन किसने किया था? क्रो एंड क्रो ने, थॉर्नडाइक ने, बी.एफ. स्किनर, या एस.एस. स्टीवंस? तो इसका तो सिंपल ही है, बी.एफ. स्किनर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। देखो ये भी आपका व्यवहारात्मक ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि CCE में, यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं उसे, तो उसमें संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है वो बताना है। यानी जो संवेगों से संबंधित होते हैं तो उनसे संबंधित नहीं वो बताना है। डर में कमी, अधिगम में वृद्धि, परानुभूति में वृद्धि और क्रोध में कमी। देखो ये कहीं ना कहीं संवेग से संबंधित है पहला। तीसरा नंबर भी संवेग से ही संबंधित है। परानुभूति में वृद्धि का मतलब होता है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। वो सहानुभूति दर्शाना भी एक कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित ही होता है। क्रोध में कमी, ये भी एक आपका संवेगात्मक संबंधित है। लेकिन अधिगम में वृद्धि ये आपकी एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी अधिगम होगा तो वृद्धि होगी, अधिगम नहीं होगा तो नहीं होगी। तो यानी ये कि स्वाभाविक क्रिया है, कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक कौशल से संबंधित नहीं है। तो बी नंबर या 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है कि विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान और गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यह किसका सुझाव है? यानी कक्षा 10 तक कंपलसरी है कि आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसने कहा है? यानी ये आपके कोठारी आयोग ने कहा है, यशपाल समिति ने कहा है, या ईश्वर भाई पटेल समिति ने कहा है, या मुदालियर आयोग ने कहा है? तो ध्यान रखना ये आपका कहा है कोठारी आयोग ने, ठीक है। किसने कहा है? कोठारी आयोग ने। अब अगर अगर आपको मालूम हो कोठारी आयोग कब आया था? 1962-64 में मानते आए थे। नहीं सॉरी गलत लिख दिया है क्या? ये आया था 1964-66 में, ठीक है, ध्यान रखना। और 1964-66 में आया था, और इसको दूसरे नाम से और जानते हैं। अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसे ही बोलते हैं, किसे? कोठारी आयोग को। ये भी ध्यान रखना है। इनका एक ये भी आता है, ये भी कि इन्होंने जो सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखकर इन्होंने कठोर कह सकते कदम उठाए थे, यही एक मात्र था कोठारी आयोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये व्यवहारिक की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला सुरक्षा का उपकरण नहीं है, ये बताना है। जैसे अग्नि शमन यंत्र, ये तो होता है। बालू मिट्टी से भरी बाल्टी, यानी मिट्टी जब भी आप जो भी अग्नि या आग होती है उस पर डालते हो तो वो बुझ जाती है। कंबल, ये भी बुझा देता है। लेकिन गत्ते का डिब्बा से यहाँ से कोई संपर्क नहीं प्रयोगशाला सुरक्षा के उपकरण में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 142 नंबर है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया था? जैसे 2 में, 3 में, 4 में, या 5 में? तो इसका किया गया था 3 पक्षों में। आपको मालूम होगा जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर कि क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार क्या होगा? यानी क्रियात्मक, जिसे बोलते हैं साइकोमोटर। तो साइकोमोटर ये आपके 1969 में किसने दिया था? सिम्पसन ने, 1969, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। 1969 में किसने दिया था? ये सिम्पसन ने। और इसमें कितने स्टेप हुआ करते थे? वो स्टेप के अकॉर्डिंग आपको उच्चतम व्यवहार बताना है, ठीक है, यानी जो सबसे उच्च में रखा गया था, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे उद्दीपन आपका इसी से संबंधित है, किससे? आपके क्रियात्मक में। नियंत्रण भी आपके क्रियात्मक से संबंधित है। समन्वय भी आपके क्रियात्मक से संबंधित है। आदत का निर्माण ये भी आपका क्रियात्मक से संबंधित है, यानी पक्ष से। आपको ये बताना है सबसे उच्चतम पर कौन था? तो वो आपका आदत निर्माण था, जिसे बोलते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकीकरण बोलते हैं जिसे। तो वो है ये। अगर मैं आपको एक याद करने की ये कहूँ कि इसे ऐसी तरीक़ा से याद रखो कि इम्पोर्टेंट को नको, ऐसे याद कर लो तो और बेस्ट रहेगा। यानी आई से बनेगा इमल्सन, ठीक है, मैं आपको बताऊं। और आपको जो एम से डिनोट करोगे तो मैनिपुलेशन, ठीक है।
एक सीईओ से बनेगा कंट्रोल, ठीक है, और दूसरे सीईओ से बनेगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और लास्ट का एन बचता है, इससे नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी भावात्मक की बताई थी, वो मैंने ट्रिक बताई थी RRC वॉक इस नाम से, ठीक है। तो ये आपकी भावात्मक से संबंधित है, ये आपकी क्रियात्मक से संबंधित है। अगर आप नॉर्मली याद रख सकते हो वो सबसे बेस्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 144 है, उसे देख लो। ये क्या कह रहा है, समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर रखने का या दूर करने का विचार किसने दिया था। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोटारी आयोग 1964, मुदालियर आयोग 1953 या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949। तो हमने इस क्वेश्चन के अंधविश्वासों को दूर करना अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप बताना विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे ज्ञान, प्रक्रिया और समाज, या ज्ञान, पदार्थ, समाज, प्रक्रिया, अभिक्रिया, बोध, या प्रक्रिया, जागरूकता, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान, प्रक्रिया और समाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंतक्रिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिख रहा है फूस्ट का पैराडाइम, ये फूस्ट का पैराडाइम किस अंत संबंधों को इंगित करता है। तो इन्होंने दिया था, तो वो क्या दिया था, जैसे ये कह रहा है पहला ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य हो, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, फिर उसके बाद लेखन प्रक्रिया हो। दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य हो, अधिगम अनुभव हो, मूल्यांकन प्रक्रिया हो। तो यही होता है, आपने त्रिकोणमिति ये देख रखा होगा, तो यहाँ पे तो आपके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके अधिगम अनुभव होते हैं जो आपने सीखा है, ठीक है, और वो उसके बाद आपका किया जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया, यहाँ पे जो व्यवहारगत परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये एक कॉटन दे रखी है 147 नंबर क्वेश्चन पे, कि विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन और उनकी क्रियाओं की आदतों तथा वे अपने पास जो है एवं जो वे करते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में। यह कथन किसने दिया है। तो देखो ब्लूम एवं सिम्पसन ने, ब्लूम एवं कृतवाल ने, या थर्बर और कॉलेट ने, या थर्बर एवं कैंपबेल ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्बर एवं कॉलेट ने कहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध के अंतर्गत नहीं आता है। तो बोध के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे आप जो पाठ्य योजना बनाते थे तो आपने देखा होगा व्यवहारगत परिवर्तन होते तो उनमें ज्ञान, अवबोध, कौशल, ये सभी चीज़ें आती, अभिवृत्ति होती थी और एक अभिक्षमता होती थी। तो ऐसे ही कुछ था जो आपकी पाठ्य योजना में, तो उनसे संबंधित पूछा है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो अनुवाद करना आएगा, ठीक है, व्याख्या करना भी आएगा और उल्लेख करना भी आएगा। इसके अलावा हम और देखते हैं कि अंतर करना, वर्गीकरण करना, ठीक है, ये इन्हीं के संबंध में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा रचना करना। ये रचना करना इसके अंतर्गत नहीं आएगा बोध के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, तो ये तो इससे संबंधित हो गया। ये आनुवांशिकता का नियम है, ये आपके ग्रेगर जॉन बेंडल ने दिया था, ठीक है। तो ये मटर के पौधे में प्रयोग किया, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो इनका तो हम प्रयोग करते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें, लेकिन इस आनुवांशिकता का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ये गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है जो 150 नंबर है कि विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, वो भी विशिष्ट कमजोर क्षेत्र को। तो आप देखने से ही बन रहा होगा कि लिखित कार्य के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो हम जानते हैं कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसके द्वारा कमियों को ढूंढा जाता है। तो वही पूछा विशिष्ट कमजोर क्षेत्र को पहचानने की किसके द्वारा किया जा सकता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। तो इस प्रकार आपके जो कह सकते हैं 20 क्वेश्चन थे। आपके कितने मार्क्स बने कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए मैं बाद में कहूँगा। इन क्वेश्चनों को आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि टीचिंग मेथड गहराई से पढ़नी चाहिए, ठीक है। और ये सभी नॉर्मली क्वेश्चन है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे इसमें मैं मानता हूँ जिनकी कह सकते हैं थोड़ा लेवल से ऊपर था, लेकिन बाकी में अगर इन क्वेश्चनों को करते हो ना तो ये मान के चलो आप बेस्ट स्टडी कर रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।